ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अभी देखो, बहुत सारा टॉपिक्स तुमको हम पहले ही समझा दिए थे। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। जैसे तुमको पता होगा 2 × 3 = 6, लेकिन 2 × 3 अगर हम कहें 0 भी हो सकता है, तो क्या तुम मानोगे? हो सकता ना मानो, क्योंकि 2 × 3 ये कैसे संभव है? ये किसी तरीके से संभव नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पढ़ते आए हैं कि सर 2 × 3 = 6, बट इन केस ऑफ वेक्टर उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग दो तरीके पढ़ते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को तुम स्केलर प्रोडक्ट भी बुला सकते हो, और क्रॉस प्रोडक्ट को तुम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हो, बुला सकते हो। ठीक है, बेसिकली पहले डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लेंगे, या इसी में दोनों कर लेंगे। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो भी कर लेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बट एक ही वीडियो में तुम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उसके क्वेश्चंस को पूरा एक साथ देख पाओगे। ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है A = 5i कैप, और एक वेक्टर है B = 2j कैप। अगर कोई तुमसे कहे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो तुम क्या इसको 10i कैप j कैप लिख दोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है या फिर दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। अगर सपोज करो कि दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं? एक्चुअल में एक वेक्टर मान लो इधर है ए, और एक दूसरा वेक्टर है बी इस तरफ। ए और बी वेक्टर इस तरह से दिए हुए हैं कि इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 90 हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है। ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते, ये भी तुमको सिखाए थे पहले, है ना? तो एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हमको ए को और बी को मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन बी के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ जो ए के तरफ है। अभी इसका मतलब क्या समझो। जैसे एक वेक्टर बी ऐसे दिया हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बी का रेजोल्यूशन किया जा सकता है, बी को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है। बेस के अलोंग बी का कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि हमको वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, लेकिन बी के उस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो ए के अलोंग है। तो यहाँ पर ए और बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और यही कहलाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो जब भी तुमको ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कहीं करना रहेगा, तो तुम उसको लिखोगे ए बी कॉस थीटा। समझ में आया? और जो तुम्हारा आंसर होगा, मतलब जो ए बी कॉस थीटा यहाँ पर निकल करके आ रहा है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी को डॉट करने के बाद, ये स्केलर होता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको वर्क का पता होगा, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स को जब हम डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क मिलेगा, और वर्क वेक्टर नहीं होता है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए कहा गया है डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट। जैसे तुम इसको थोड़ा और अच्छे से समझो, हम ठीक से बताते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होना चालू हो गया, आगे की तरफ डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम यहाँ पे अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं,
तो हम यहाँ एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, एफ मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। कारण ये है कि हमको फोर्स का वो वैल्यू लिखना है जो डिस्प्लेसमेंट के तरफ है। तो फोर्स का वो वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट के तरफ है वो है एफ कॉस थीटा। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखे तो एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। यही तो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, इसी को तो एफ डॉट डी कहते हैं। आ रही बात समझ में? सो दिस इज योर वर्क डन, यही डॉट प्रोडक्ट है। समझ आ गया डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्यों नाम पड़ा उसका। एग्जाम्पल में वर्क है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट किया जाए तो ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, अब देखो जैसे तुमसे अगर पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ए का वो कंपोनेंट बताओ जो बी के तरफ होगा। ए का कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा, बेस के तरफ ए cos थीटा। तो ए cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ओके, सेम उसी तरह से सपोज करो कि ये बी वेक्टर है और इधर में ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। अगर मेरे से पूछा जाए बी का वो वैल्यू जो ए के तरफ है, इधर है, ये बी cos थीटा होगा। तो b cos theta is the component of vector b along the direction of vector a। फिर से रिपीट करो, b cos theta is the component of vector b along the direction of vector a। तो ये सब तुमको नाम इसलिए बता रहे ताकि जब तुम न्यूमेरिकल बनाओ तो तुमको परेशानी ना हो। नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टीज भी देख लो। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, a डॉट बी को b डॉट ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आंसर तो फाइनली एक स्केलर ही आने वाला है। तो चाहे ए डॉट बी बोल लो या बी डॉट ए बोल लो, दोनों बात एक ही है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेम उसी तरह से अगर कहीं पे ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी है तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, पहले ए और बी का डॉट करेंगे फिर ए और सी का डॉट करेंगे। ये सिंपल मैथ्स वाला फॉर्मूला है। जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी, तो इसको ब्रेक करके एक्स ए प्लस एक्स बी लिख सकते हैं ना। सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा स्केलर प्रोडक्ट। ओके, नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब, देखो अभी थोड़ी देर पहले हम तुमको एसोसिएटिव के बारे में पढ़ाए थे, एक बार देख लो उसको। देखो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम ऐसा लिख दें ए डॉट बी डॉट सी, तो क्या ये ए डॉट बी डॉट सी इसके इक्वल होगा? नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर मान लो वेक्टर बी कुछ है, सपोज करो अभी तुमको डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं या सिखाए नहीं है बट हम एग्जांपल लेके समझाते हैं। सपोज करो वेक्टर बी इक्वल टू दिया हुआ है 7 i कैप और वेक्टर सी इक्वल टू दिया हुआ है 2 i कैप। तो जब तुम बी डॉट सी करोगे ना तो ये 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई कैप नहीं होगा, वो स्केलर बन जाएगा। तो इस स्केलर का डॉट तुम ए के साथ कैसे करोगे, ए एक वेक्टर है, अभी भी वेक्टर है, लेकिन बी डॉट सी करने पे वो स्केलर बन जा रहा। उसी तरह से ए डॉट बी कुछ होता मान लो, तो ए डॉट बी को जब हम करते तो उसका वैल्यू आता, वो स्केलर हो जाता, ये स्केलर हो जाता। और ये स्केलर को एक वेक्टर के साथ डॉट कैसे करते, तो एसोसिएटिव लॉ को तो फॉलो ही नहीं कर रहा ना ये। हाँ हाँ, कोई बोलेगा सर क्रॉस में लिख के बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट पता नहीं है तुमको, इसके बाद आएगा। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो क्या हम इसको ए क्रॉस बी डॉट सी के बराबर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते।
बी क्रॉस सी का वैल्यू कुछ और होगा, उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, या ए क्रॉस बी का वैल्यू कुछ और होगा, किसी और डायरेक्शन में होगा, उसको सी के साथ करना है। तो ये इक्वल नहीं होता है। अभी जब तुमको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों पढ़ा देंगे, उसके लास्ट में पूरा फुल एग्जांपल लेकर के हम तुमको बता देंगे कि एसोसिएटिव लॉ का फॉलो किस तरह से ये नहीं करता है। ठीक, अभी ज्यादा टेंशन मत लो। इसीलिए हम पीछे स्लाइड्स में ले गए ताकि तुम समझ पाओ कि एसोसिएटिव लॉ का फॉर्मेट क्या था। चलो नेक्स्ट, वेट करो, बताएंगे हम इसको निकाल करके एग्जांपल लेके, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्पेशल केसेस, कुछ देख लो। जैसे दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी लिखा जाएगा। जैसे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, ए बी कॉस थीटा। तो अगर पैरेलल है तो कॉस 0 डिग्री होगा, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। कॉस 0 1 होगा, तो दिस विल बी ए बी। पहला केस समझ में आ गया। दूसरा, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जब हम ए डॉट बी लिखेंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, ए बी कॉस 90। क्यों? क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, कॉस 90 जीरो होगा, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 90 इंटू जीरो। तो ये पूरा जीरो लिख देंगे इसको। ठीक, उसी तरह से ऑपोजिट है, मान लो एक आगे की तरफ है, दूसरा पीछे की तरफ है, ऐसे है ऐसे। तो इस केस में तो 180 डिग्री का एंगल होगा ना, तो इसीलिए ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस 180। अभी ये कॉस 180 में कॉस 180 -1 होता है, नहीं पता तो लिख लेना, ये माइनस ए बी हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ये। तो ये तुम्हारा तरीका है। तो इस तरह से तीन स्पेशल केस तुम याद रखना, बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाए। जैसे मान लो तुमको आई डॉट आई करना है, मतलब वन आई कैप डॉट वन आई कैप, आई डॉट आई कैप। तो फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो वन आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, वन आई कैप का मैग्नीट्यूड वन, और आई कैप जिधर है दूसरा आई कैप भी उधर ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। तो आई डॉट आई हो चाहे जे डॉट जे हो चाहे के डॉट के हो, ये हमेशा एक ही दिशा में होगा। आई और आई एक ही दिशा में, जे और जे एक ही दिशा में, के और के एक ही दिशा में। तो आई डॉट आई करेंगे तो कॉस 0 लेंगे, कॉस 0 1 होता है। तो आई डॉट आई इज ऑलवेज इक्वल टू वन। इसी तरह से जे डॉट जे इज ऑलवेज इक्वल टू वन, के डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू वन। समझ में आई बात। अगर मान लो वन आई कैप डॉट वन जे कैप करना है, तो उस केस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के फॉर्मेट के अनुसार इसका मैग्नीट्यूड वन, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड वन, और एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है। तो कॉस 90 तो जीरो होता है ना, तो इस केस में दोनों का डॉट जीरो आ जाएगा। तो अगर आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो या जे डॉट के हो, कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है अगर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। जैसे दो यूनिट वेक्टर है आपस में पैरेलल है, फॉर एग्जांपल आई डॉट आई, तो उनका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन होगा। समझ गए, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। ठीक, समझाने के लिए तो हम समझा ही दे रहे हैं। अगर तुम उसको समझ जाते हो तो अपने आप याद हो जाएगा, है कि नहीं। अब सपोज करो दो एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल बताते हैं दो वेक्टर लेकर के। मान लो एक वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 5 j कैप। अब हमको इनको डॉट करना है, मतलब कि ए डॉट बी करना है। तो ए डॉट बी करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ए का वैल्यू 2 i कैप प्लस 3 j कैप, इसका डॉट करेंगे 3 i कैप प्लस 5 j कैप के साथ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पहले 2 i कैप का डॉट कर लो किसके साथ, 3 i कैप प्लस 5 j कैप के साथ, प्लस फिर 3 j कैप का डॉट कर लो किसके साथ, 3 i कैप प्लस 5 j कैप के साथ। ओके, तो यहाँ से तुमको ये जब बाहर निकलेगा ब्रैकेट खुलेगा, तो 2 i कैप डॉट 3 i कैप प्लस 2 i कैप डॉट 5 j कैप, प्लस फिर से 3 j कैप डॉट 3 i कैप प्लस 3 j कैप डॉट 5
जे कैप। अब देखो ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे तुमको कि जो भी आई डॉट जे होता है वो जीरो होता है, जे डॉट आई होता है वो जीरो होता है, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। बट आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है। दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 6, दिस वैल्यू विल बी 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज j dot j1 and 3 into 5 is 15. तो 15 plus 6 is 21. तो यहाँ पे फाइनली हमने किया क्या, हर बार ऐसा करेंगे क्या, हर बार इतना लंबा चौड़ा लिख करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्या, नहीं। डायरेक्टली हम सिमिलर यूनिट वेक्टर्स जो थे जैसे i डॉट आई, j डॉट जे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब i डॉट आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 2 इंटू 3 यहाँ पे दिया हुआ है तो कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जा रहा है। उसी तरह से जे डॉट जे को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके कॉफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और ये फाइनली ऐड होकर के 21 आ जाएगा। यही सबसे सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर भी तुम देखो कि तुमको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है। अब इनका तुमको डॉट करना है, तो तुम आई और आई के कॉफिशिएंट्स को यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर जे और जे के कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, फिर के और के कॉफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, और तुम्हारा फाइनल आंसर डॉट प्रोडक्ट बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं जो तुम खुद से बना करके कमेंट करना कि तुम्हारा आंसर आया था या नहीं। जैसे एक वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप है, और दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू -i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप दिया हुआ है। व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल करके तुमको कमेंट में बताना है कि हाँ सर मेरा आंसर इसका आ गया था। ओके, तो लेट्स मूव। नाउ यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस भी हैं डॉट प्रोडक्ट के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, सिंपल फॉर्मूला। जैसे अभी मान लो हम लिख रहे हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं ना, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर यहाँ से मेरे को कॉस थीटा चाहिए तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा चाहिए तो हम लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो वही तो वहां लिखा हुआ है, फॉर्मूला याद रहेगा तो ये अपने आप हो जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बताएंगे तुमको हम। उसके बाद बोल रहा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, लेट्स सी। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए इस तरफ है और एक वेक्टर बी इस तरफ दिया हुआ है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो बताओ ए का वो वैल्यू जो बी के दिशा में होना चाहिए, ए का वो कंपोनेंट जो बी के दिशा में होना चाहिए, मतलब ए का बेस कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ए कॉस थीटा। तो मेरे से यहाँ पर एक्चुअल में ये ए कॉस थीटा ही पूछ रहा है। ए cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। समझ आई बात। तो ए cos थीटा का वैल्यू अगर इस फर्स्ट वाले इक्वेशन से निकाला जाए, ए cos थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन बी। हाँ लिख सकते हैं, ए cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रही बात। हमको इसको डायरेक्शन भी देना पड़ेगा तब जाकर के ये वेक्टर कंपोनेंट कहलाएगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ पर जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको दिशा देना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। और इसका डायरेक्शन वही है जो बी का डायरेक्शन है। दैट मीन्स कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी के डायरेक्शन से, दैट इज बी कैप, यूनिट वेक्टर बी। और यूनिट वेक्टर बी निकालने का क्या तरीका है, यूनिट वेक्टर बी निकालने के लिए वेक्टर बी को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये बात की बात है, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा क्या लिखे थे हम, ए कॉस थीटा हम लिखे थे ए डॉट बी अपॉन बी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी कैप से। समझ में आ गई बात। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको चाहो तो दूसरे फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं।
क्यों क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वेक्टर बी बाई बी को बी कैप कहते हैं ना, तो ये वेक्टर बी बाई बी को हम बी कैप लिख दिए, बात बाकी वही है। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप मल्टीप्लाइड बाहर में बी कैप, तो ये कुछ अलग नहीं है। मेन तुमको ये समझना है, अगर समझ आ गया एक बार में तो ठीक है, नहीं तो फिर रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, बिल्कुल समझ में आएगा। सब कुछ बोले हम, हर एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। हाँ, अब देखो, अब तुम्हारा चालू हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। इसको पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बताएंगे तुमको। तो लेट्स स्टार्ट दिस वेक्टर प्रोडक्ट इन दिस केस। ओके, जैसे कहीं पर अगर ए क्रॉस बी है तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। अब तुम बोलोगे पिछले फॉर्मूला में आप बताए थे डॉट प्रोडक्ट में कि अगर ए डॉट बी होगा तो ए बी कॉस थीटा लिख देना, उसमें कुछ एन कैप वेन कैप था नहीं, एन कैप तो वहां पे दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहे हो तो आप कह रहे हो कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा के साथ एन कैप भी लिखना। तो ये अंतर क्यों? क्योंकि अगर हम दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो वो स्केलर बन के निकलता है, लेकिन अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तब वो एक वेक्टर बन के निकलता है। तुमको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा रोटेशन चैप्टर में टॉर्क का। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर एक पोजीशन वेक्टर है, पढ़ाए थे हम सेकेंड पार्ट में। आर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर जब करते हैं तो टॉर्क वेक्टर निकलता है। तो यहाँ पे देखो दो वेक्टर है, एक आर वेक्टर है एक फोर्स वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो टॉर्क वेक्टर आ रहा है। दैट मीन्स कि डॉट प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट स्केलर मिलते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट वेक्टर मिलता है। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पर ए बी साइन थीटा केवल मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, उसके साथ एक डायरेक्शन भी लिखना कंपलसरी है, और वही डायरेक्शन यहाँ पे एन कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब समझ में आया क्यों लिखा हुआ है एन कैप? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। तो अगर कोई वेक्टर ए इधर दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी इस तरह से दिया हुआ है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब कि ए क्रॉस बी जो होगा यहाँ पे, वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा एन कैप। n cap is used for direction. n cap is a unit vector which will show the direction of a cross b. कैसे निकालते हैं डायरेक्शन वो भी बताएंगे, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा ए क्रॉस बी का तो सिंपली तुमको ए बी साइन थीटा बोलना है, बट डायरेक्शन के लिए एन कैप या यूनिट वेक्टर यूज होगा, उसके लिए तुमको लगाना पड़ेगा राइट हैंड रूल। अभी ये दो वेक्टर का क्रॉस करके डायरेक्शन जब हम निकालते हैं तो राइट हैंड रूल से निकालते हैं। कैसे निकलेगा? तुमको राइट हैंड लेना है और राइट हैंड के सारे चारों फिंगर्स को, थंब को छोड़कर, चारों फिंगर्स को तुमको ए की तरफ रखना है। ए की तरफ रखो चारों फिंगर्स को। जैसे कि मान लो हम दो पेन से समझाते हैं, तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये एक पेन है ए के दिशा में और ये एक पेन है बी के दिशा में, ऐसे बना लो तुम भी। अब यहाँ पे तुम क्या करो कि इसके दिशा में, ए के दिशा में राइट हैंड के चारों फिंगर्स को रख दो और चारों फिंगर्स को तुम कर्ल करो बी के तरफ। तो देखना थंब अपने आप सीधा हो जाएगा। तो थंब का डायरेक्शन जो आ रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझ गए? उसी तरह से मान लो तुमको बी क्रॉस ए निकालना है, तो चारों फिंगर्स को तुम बी के तरफ ऐसे रख दो, ऐसे एकदम बी के तरफ ऐसे मैच करा दो ऐसे। चारों फिंगर्स को तुम ऐसे बी के तरफ ऐसे रख दो और इसको कर्ल करो, मोड़ो इधर ए के तरफ। तो थंब का डायरेक्शन जिधर आ रहा है ना, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमेशा तुमको राइट हैंड रूल से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम तुमको एक क्वेश्चन पूछे, तुम इसका आंसर बताना मेरे को, कि एक वेक्टर है ए अंदर की तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर होता है, ठीक है? तो एक वेक्टर है क्रॉस अंदर की तरफ, ये क्रॉस सिंबल रहेगा ना तो उसका मतलब होता है इनटू द प्लेन। तो एक वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तुमको बताना है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा एग्जांपल, एक वेक्टर है डॉट। डॉट का मतलब जैसे डॉट सिंबल अगर बना हुआ है तो उसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, बाहर, प्लेन से बाहर, परपेंडिकुलरली बाहर। तो ये बी वेक्टर का दिशा है और ये ए वेक्टर का दिशा है। तुमको बताना है कि यहाँ पर ए क्रॉस बी का दिशा क्या होगा। अगर तुम खुद कर पा रहे हो तो कमेंट में यस लिख के बताना, नहीं तो सीख लो। देखो जैसे इधर में मान लो बी वेक्टर है और अंदर, प्लेन के अंदर, ऐसे अंदर,
अंदर ए है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो ए की तरफ ऐसे हाथ रखना है और इसको घुमाना है घुमाना है घुमाना है बी की तरफ। थंब देखो अपने आप नीचे आ रहा होगा। ए की तरफ ऐसे हाथ रखना है चारों उंगली को और इसको बी की तरफ कर्ल करना है, थंब देखो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सेकेंड एग्जाम्पल में जैसे ए इस तरफ है इधर, बी बाहर है, बाहर मतलब कॉपी से बाहर तुम्हारी तरफ, तो बी ऐसे बाहर की तरफ बना दो। और अब तुम ए क्रॉस बी करो तो इसमें भी ये नीचे ही आएगा। वही अगर हम थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दे और इसको लिख दे वेक्टर ए और इसको लिख दे वेक्टर बी, तो फिर से ट्राई करो। तो यहाँ पे ये ए बाहर की तरफ कॉपी से बाहर आता हुआ, बी इस तरफ, तो यहाँ पर हम फिर से ए क्रॉस बी करेंगे। ए की तरफ ऐसे हाथ रख के बी की तरफ थोड़ा मुड़ जाना, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे मुड़ जाना। तो ऐसे ए से लेके बी की तरफ हाथ घुमाएंगे, थंब ऊपर की तरफ आएगा। तो इस केस में हमारा जो वैल्यू आया है, ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नीचे है, इसमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर है। तो इस तरह से वेक्टर का डायरेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, अगला पार्ट देखो। हाँ, अगला कुछ प्रॉपर्टीज है, सिंपल प्रॉपर्टीज जो पहले पढ़े थे स्केलर में उसी तरह से। ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। क्यों? अगर तुम कहीं पर वेक्टर ए इधर दिया हुआ है और वेक्टर बी इधर दिया हुआ है, तो तुम इसमें अगर ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस बी ऐसे करोगे तो मेरी तरफ बाहर की तरफ आएगा, लेकिन बी क्रॉस ए करोगे तो अंदर की तरफ आएगा। ए क्रॉस बी करो, हम बाहर की तरफ आ रहे हैं। बी से ए की तरफ करो, थंब अंदर की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑपोजिट मिलते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो ये इक्वल नहीं होता है बल्कि नेगेटिव के साथ इक्वल होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि अगर कहीं पर ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा है, तो हम पहले ए क्रॉस बी अलग से कर लेंगे, फिर ए क्रॉस सी अलग से कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? अब आ जाओ स्पेशल केसेस में, जैसे पैरेलल वेक्टर्स। तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होगा और ए बी साइन थीटा लिखना था फॉर्मूला। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो अगर कहीं पर भी ए बी साइन थीटा में हम साइन थीटा का वैल्यू जीरो लिख देंगे तो उसका जो क्रॉस आएगा वो जीरो आ जाएगा। तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन 90 लिखेंगे, साइन 91 होता है, तो ये ए बी आ जाएगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी निकालेंगे और कैसे निकालेंगे तुमको सिखा दिए। नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब जैसे आई जे, जे के आई, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम कह रहे हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आई क्रॉस जे करना है, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच का एंगल है साइन 90, साइन 91 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही आया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालने का तरीका ये है कि आई कैप इस तरफ होगा, जे कैप इस तरफ होगा, तो आई के तरफ ऐसे हाथ रखेंगे, जे कैप की तरफ ऐसे घुमाएंगे, तो थंब बाहर आ रहा है, बाहर मतलब प्लेन से बाहर, पेज से बाहर, कॉपी से बाहर, जो के कैप होता है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका 1 आ गया, लेकिन डायरेक्शन के कैप होगा, इसीलिए आई क्रॉस जे को हम लोग के कैप कहते हैं। समझ में आया? सेम उसी तरह से अगर हम चाहें तो जे क्रॉस आई को भी लिख सकते हैं। जे ऊपर की तरफ होगा, ए बाहर होगा, बाहर को डॉट से दिखाने बोले थे। अब यहाँ पे हम जब इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड लिखना है जे क्रॉस के का। तो जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल साइन 90 है, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 होगा ना। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो जैसे जे हमारा ऊपर की तरफ है और के हमारा बाहर की तरफ है, तो जे से के की तरफ, जे की तरफ ऐसे हाथ रख के की तरफ मोड़ने से ये थंब इधर दिखाता है इधर, और ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस था, इसलिए आई कैप इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको याद कैसे रखेंगे? बार बार ऐसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए, तो इसको याद रखने का एक तरीका हम बता रहे हैं जो बहुत इजीली तुम वहां पे बता दोगे। सर्कल बना लेना एक, ऐसे एक सर्कल बना लेना,
और इस वाले सर्कल में एरो बना देना, जैसे आई कैप, जे कैप और इधर में के कैप, ऐसे एरो बना देना। ठीक है। अगर तुमको आई क्रॉस जे करना है तो के कैप लिखना, लेकिन अगर जे क्रॉस आई करना है, मतलब सर्कल में उल्टा मूव कर रहे हैं, तो अगर तुमको जे क्रॉस आई करना है तो फिर माइनस के कैप लिखना। समझ में आ गया? उसी तरह से जे क्रॉस के करना है आई कैप लिख देना, बट अगर के क्रॉस जे करना है तो माइनस आई कैप लिख देना। के क्रॉस आई करना है तो जे कैप लिख देना। आई क्रॉस के करना है तो माइनस जे कैप लिख देना। तो ये तरीका है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट को आराम से इजिली याद रखने का। ठीक है। अब आ जाओ कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है एक्चुअल में तो उसका क्रॉस कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ये एक नॉर्मल जनरल वेक्टर मेरे को दिया हुआ है। दूसरा वेक्टर मेरे को दिया हुआ है i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, ऐसे दिया हुआ है। या माइनस नहीं लेते अभी के लिए, थोड़ा इजी पड़ेगा तुमको भी, प्लस k कैप मान लो। ठीक। तो ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि इसका क्रॉस करो। तो इसके लिए हम तुमको बता रहे हैं डिटर्मिनेंट मेथड, और उसका ये फॉर्मूला चाहो तो तुम डायरेक्ट याद रख लेना। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रख लेना, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट हम ऐसा नहीं करते, हम पूरा जनरलाइज करके उसको बनाने का तरीका भी तुमको सिखाने वाले हैं। तो अगर एक वेक्टर इस फॉर्मेट में है, दूसरा वेक्टर इस फॉर्मेट में है, तो दोनों का क्रॉस करना है, तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम पहले पुट करके बता देते हैं, फिर जनरलाइज करके भी बताएंगे। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ए वाई के जगह पर जैसे ये वेक्टर क्या था, 2 i कैप 3 j कैप और 4 k कैप। ये वेक्टर था 1 i कैप 2 j कैप एंड 1 k कैप। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला पे रखे तो ay 3 है इंटू 1 माइनस by है 2 इंटू मल्टीप्लाई कितना है by, az को हम लोग by से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। az यहाँ पे है 4 और by 2 है, और यहाँ ay का वैल्यू 3 है, bz का वैल्यू 1 है, प्लस आई कैप यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस एजेड का वैल्यू कितना दिया हुआ था 4, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बी एक्स से। फिर ए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2, उसको मल्टीप्लाई करना है बी जेड से। फिर यहाँ जे कैप आना चाहिए, प्लस ए वाई का ए एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, को मल्टीप्लाई करना है बी वाई से। फिर ए वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और उसको मल्टीप्लाई करना है बी एक्स से, और यहाँ पे के कैप है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 6 नहीं 3 - 8 -5 i कैप 4 - 2 2 j कैप 4 - 3 k कैप। ये आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए, लेकिन इसको हम कैसे निकालते हैं, किस तरह से आता है, वो भी सीखते हैं यहाँ पे। देखो, जैसे सपोज करो कि एक वेक्टर है ए, उसको क्रॉस करना है बी से, तो तुम क्या करना, डिटर्मिनेंट मेथड सीखो। ऐसे तुम अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तुमको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो उसमें पूरा डिटेल में जाके तुम पढ़ लेना। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, पोजीशन कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस कैसे लिखते हैं, वो सब कुछ उसमें सीख लेना। यहाँ पे उसका जरूरत ही नहीं है, जितना हम बता रहे हैं उतना याद रखोगे तो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट इजिली आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर तुम सबसे पहला लाइन में बनाना आई कैप जे कैप और के कैप, और इसको एक इस तरह से लाइंस दोनों तरफ बना देना। अब ए क्रॉस बी करना है, तो तुमको पहले ए का जो भी कॉफिशियंट्स है वो लिखना पड़ेगा, दैट इज 2 3 और 4। जैसे आई का कॉफिशियंट 2, जे का कॉफिशियंट 3, के का कॉफिशियंट 4, ऐसे लिख देना। फिर बी का कॉफिशियंट उसके नीचे, तो 1 2 1 ऐसे लिख देना। फिर क्या करना, आई कैप लिखना, ब्रैकेट लगाना, फिर माइनस में जे कैप लिखना, ब्रैकेट लगाना, फिर प्लस में के कैप लिखना और ब्रैकेट लगाना। इतना करने के बाद एकदम कॉर्नर से चालू करना, कॉर्नर से, और इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करना 3 से। कैसे करते ये भी याद रखते। देखो, आई कैप का ब्रैकेट जब फिल करना है ना, तो आई कैप का ब्रैकेट को फिल करने के लिए तुम ऐसा सोचना कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बचा कौन, 3 4 2 1 बच रहा है यहाँ पे। तो इन्हीं को आपस में क्रॉस करना है, इन्हीं को आपस में क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस करने के लिए कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो 3 × 1 3, फिर माइनस लगा के 4 × 2 8, दैट मीन्स
ये हो जाएगा 3 × 1, 3 × 1 माइनस 2 × 4। ये लिख दिया, पहला ब्रैकेट फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते दूसरे ब्रैकेट पे। तो जब दूसरे ब्रैकेट को फिल करेंगे तो जे के लाइन वाला और इसके इधर हॉरिजॉन्टल लाइन ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा 2 4 1 1। अब इनको क्रॉस करना है और चालू कहाँ से होगा, एंड कॉर्नर से। तो फिर से तुम इसको 1 × 2 करोगे, 1 × 2, फिर माइनस लगा के 1 × 4, 1 × 2 माइनस लगा के 1 × 4। फिर नेक्स्ट पार्ट में जब हम के का ब्रैकेट फिल करेंगे तो इसका वर्टिकल और इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा खत्म, बचेगा 2 3 1 2। कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो 2 × 2, फिर माइनस लगा करके 1 × 3। तो 2 × 2 माइनस लगा के 3 × 1। देखो सेम टू सेम आ चुका है, सेम टू सेम आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 3 - 8 - 5। ये हो जाएगा 2 - 4, -2 और बाहर माइनस था तो प्लस 2 j कैप। और ये 4 - 3 1 हो जाएगा, सेम आ गया। ये तरीका है, ये डिटर्मिनेंट मेथड है। इसी तरीके से तुमको जो है इसको बनाना रहेगा। अगर एक बार में समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से देख लो एक बार। और एक क्वेश्चन दे रहे हो उसको तुम खुद से बनाना। जैसे मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए बराबर i कैप -j कैप -k कैप, और दूसरा वेक्टर है 2i कैप +5j कैप -8k कैप। इन दोनों का तुमको a × b करके बताना है कितना आएगा। ये तुमको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला है कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चंस बनाएंगे बट पहले एप्लीकेशंस। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल तुमको निकालना है दो वेक्टर के द्वारा जो बना है, जिसमें a × b उसका एडजेसेंट साइड से, तो एरिया हाफ टाइम्स ऑफ a × b होता है। कैसे होता है समझो। जैसे मान लो एक वेक्टर a इस तरफ है और दूसरा वेक्टर है b, वो ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमको इस ट्राइंगल से, मतलब यहाँ पर जो एक ट्राइंगल बनेगा, कुछ ऐसा ट्राइंगल बनेगा, तो हमको इसका एरिया निकालना है। तुमको भी पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो मेरे को पता है कि ए है, लेकिन हाइट नहीं पता। हाइट हम निकाल सकते हैं कैसे, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जैसे ये बी वेक्टर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये तो बी साइन थीटा आएगा ना, और बेस कंपोनेंट बी कॉस थीटा। तो बेस से मतलब नहीं है मेरे को, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा बी साइन थीटा। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट या फिर परपेंडिकुलर हाइट। तो ये एक बी साइन थीटा है ये एक्चुअल में। इसको डायरेक्ट अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाई ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा को ही तो a × b कहते हैं। तो इस तरह से हमको याद रखना है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका एडजेसेंट साइड से a और b वेक्टर है, तो इसका एरिया इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। ओके, वही अगर पैरेललोग्राम है तब क्या होगा। तो पैरेललोग्राम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअल में कोई भी पैरेललोग्राम जैसे ऐसे बना रहे हो, अगर ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और ये एक पैरेललोग्राम ऐसे बना हुआ है, तो ये एक्चुअल में एक ट्राइंगल का डबल है। जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ट्राइंगल का ये डबल है, डबल ही तो है। तो अगर एक ट्राइंगल का हाफ a × b आया था, तो पूरे पैरेललोग्राम का ट्वाइस कर दो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा a × b। क्योंकि ये वाला हाइट b साइन थीटा होगा, तो इसमें भी हाफ इंटू ए बी साइन थीटा लिखेंगे, तो दो ट्राइंगल बनेगा। तो 2 टाइम्स इसका फॉर्मूला को कर देंगे तो वो a × b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय
डायगोनल्स D1 एंड D2, जैसे ये पैरेललोग्राम है मान लो, और यहाँ पर हमारा ये एक डायगोनल है D1 और ये एक डायगोनल है D2। तो इस डायगोनल्स का अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ D1 क्रॉस D2। दो डायगोनल्स का क्रॉस करके अगर हाफ करेंगे तो भी हमको पैरेललोग्राम का एरिया ही यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, ये दो वेक्टर दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट से बनाओगे। जल्दी से बना लो, खुद से बना लो और कमेंट करो यस सर हो गया। तो जैसे मान लो एक वेक्टर ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे हम? ए बी कॉस थीटा। तो अगर मेरे को यहाँ से कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी, है कि नहीं? ए डॉट बी निकालने का तरीका बताए थे कि आई और आई के कोफिशिएंट को, जे और जे के कोफिशिएंट को, के और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर जे के साथ 1 है और यहाँ जे है ही नहीं, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। प्लस यहाँ पर के साथ -1 है और यहाँ पे के साथ -1 है, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया ए और बी का डॉट। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कॉफिशिएंट 1 है और के कैप का कॉफिशिएंट है -1, तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 6, 4 + 1 5 + 1 6, रूट अंडर 6। बी का कॉफिशिएंट भी सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो आई का कॉफिशिएंट 1 है, जे है ही नहीं, और के का कॉफिशिएंट है -1, तो 1 + 1 √2 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ √6 हो गया, यहाँ √2 हो गया। तो फाइनली यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि cos थीटा इक्वल टू आ गया 2 + 1 3 बाई √6 और √2। तो एक्चुअल में इसको हम लिख सकते हैं √12। √12 को तुम लिख सकते हो 2√3। ये एक √3 कट जाएगा तो √3/2 बचेगा। तो cos थीटा √3/2 कब होता है? cos थीटा √3/2 तब होता है जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो। तो यहाँ पर जो भी वेक्टर ए और बी दिया हुआ था, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री था। क्लियर हो गया कैसे बनाना है? पहले ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर ए डॉट बी निकाल लो और इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, तुम्हारा एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। अगर मान लो ए और बी दो यूनिट वेक्टर है सच दैट a + 2b एंड 5a - 4b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला और ये वाला, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो करो डॉट प्रोडक्ट 0। तो वेक्टर a + 2b का डॉट करना है 5a - 4b के साथ और इसको लिखना पड़ेगा 0। अब यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, a वेक्टर डॉट 5a - 4b प्लस 2b डॉट 5a - 4b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5 यहाँ से एक तरह से मैग्नीट्यूड है, बचेगा a डॉट ए, -4 मैग्नीट्यूड है, बचेगा a डॉट बी। 5 × 2 10 और b डॉट ए अलग से लिख देंगे, -4 × 2 8 और b डॉट बी अलग से लिख देंगे। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। अगर कोई भी दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल i कैप डॉट आई कैप,
क्या पढ़ाए थे, 1 पढ़ाए थे। उसी तरह से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर अगर करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल, तो ये 1 ही आएगा ना, 1 कह रहे ए स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर आएगा। तो ए डॉट ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। उसी तरह से बी डॉट बी करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। आई डॉट आई करेंगे तो आई स्क्वायर मत लिख देना, वो आई एक्चुअल में वेक्टर का सिंबल है, वो 1 होगा वहां। तो यहाँ पे जैसे 5 ए डॉट ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। A.B +10 B.A -8 B² = 0। अब ए और बी यूनिट वेक्टर था तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो 5। और यहाँ देखो 10 - 4 कितना बचेगा, 6। क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है तो 6 A.B बचेगा यहाँ पे। -8 B² 1 = 0। 5 में से 8 गया, 5 - 8 कितना बचेगा, -3। तो -3 + 6 A.B = 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 A.B, -3 उस तरफ चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 6 A.B = 3, दैट मीन्स कि A.B = 3/6, जो हो जाएगा 1/2। A.B 1/2, और A.B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा विच इज इक्वल टू 1/2। एंड ए और बी यूनिट वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि cos थीटा यहाँ पे 1/2 आएगा। और cos थीटा 1/2 तभी होता है जब 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 थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो। तो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसीलिए यहाँ पे थीटा 60 डिग्री हमने निकाला। तो आई होप ये पूरा डिटेल मेथड तुमको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक फोर्स वेक्टर है और एक आर वेक्टर है, तुमको आर क्रॉस एफ बताना है। इसी को टॉर्क बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग। तो जैसे हमको मान लो आर क्रॉस एफ निकालना है, तो हम क्या कहते कि डिटर्मिनेंट मेथड लगाएंगे, दोनों तरफ ऐसे लाइंस बनाएंगे। पहला लाइन में हम आई कैप, जे कैप और के कैप लिखेंगे। फिर दूसरे लाइन में हम आर के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, जो था 2, -1 और 1। फिर हम तीसरे लाइन में एफ के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे, क्योंकि मेरे को आर क्रॉस एफ करना है तो पहले आर लिखेंगे फिर एफ लिखेंगे। तो यहाँ पे एफ के कोफिशिएंट्स है 1, 2 और -3। अब इसके बाद हम बोले थे कि आई कैप लिखना, ब्रैकेट लगाना, फिर माइनस जे कैप लिखना, ब्रैकेट लगाना, फिर प्लस के कैप लिखना और ब्रैकेट लगाना। इस तरह से करने के बाद आई कैप वाले पार्ट को फिल करने के लिए क्या बताए थे कि आई कैप वाले ब्रैकेट को फिल करने के लिए ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इनविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस करेंगे, फिर माइनस लगा के इन दोनों का क्रॉस करेंगे, तो ये आ जाएगा -3 -1 +3, माइनस लगा के 2 × 1, 2 × 1। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे, ये लाइन और ये लाइन खत्म, जे का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खत्म हो जाएगा। जो भी क्रॉस होगा वो कॉर्नर से स्टार्ट होगा, इसके साथ और इसके साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 × 2 -6 और 1 × 1, माइनस लगा के बीच में माइनस लगाते हैं। फिर उसके बाद के कैप का लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनविजिबल हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस, फिर माइनस लगा के इन दोनों का क्रॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 4, फिर माइनस लगा के 1 × -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ऐसे करना था। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, -1 -6 -1 -7, और बाहर माइनस पहले से था तो +7 जे कैप, और 4 + 1 5 के कैप। तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। समझ गए, तुम्हारा भी आंसर सेम ही आया होगा। अगर तुम्हारा आंसर सेम नहीं आया होगा तो हो सकता हम ही गलत हो, कोई कैलकुलेशन एरर हो। चलो, तो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। हमको बताना है कि वो यूनिट वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगा वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन है इस तरह से। अब इसमें इधर में ए है और इधर में बी है,
तो ए क्रॉस बी करोगे तो थंब ऊपर ही तो आएगा, ऐसे आएगा ना, मतलब ए के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर आएगा कौन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, तो हमको क्रॉस निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो हमको पता चल पाएगा वो वेक्टर कौन है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मान लो सी आ रहा है, तो ये सी वेक्टर जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी करने के लिए हमको पहला लाइन में आई कैप, जे कैप और के कैप लिखने बोले थे। दूसरे लाइन में ए के कोफिशिएंट जैसे 3 है, 2 है, -1 है, और तीसरे लाइन में 1 है, -1 है और 1 है, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे हम बोले थे आई कैप लिखना, ब्रैकेट लगाना, फिर माइनस जे कैप लिखना, ब्रैकेट लगाना, फिर प्लस के कैप लिखना, ब्रैकेट लगाना। अब इसके ब्रैकेट को फिल करना है तो 2 -1, फिर इसके ब्रैकेट को फिल करना है तो 6 + 1, और ये 1 है, 3 है, ये 3 + 1 हो जाएगा, और ये फिल होगा तो -3 -2, यहाँ से आ जाएगा आई कैप -4 जे कैप -5 के कैप। ये आया मेरा सी वेक्टर। सी वेक्टर इज पैरेलल टू बोथ ए एंड बी, but this is not a unit vector, this is a vector. Now we want to convert this into a unit vector. So c cap will be equal to c vector divided by its own magnitude. तो c vector कितना है, i cap -4 j cap -5 k cap, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट अंडर, यहाँ पे 1 है, फिर प्लस -4 है, फिर -5 है, इस तरह से लिखेंगे। तो यह आ जाएगा रूट अंडर 1 + 16 + 25, ये रूट अंडर 42, यहाँ लिख देंगे रूट अंडर 40। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। समझ में आ गया। देखो, हम एक वेक्टर निकाले सी, जो ए और बी का क्रॉस था, मतलब कि अगर ए और बी ऐसे है इस प्लेन में तो सी ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सी वेक्टर जो आया उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया फॉर्मूला लगा के। ठीक, अगले पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए along द डायरेक्शन ऑफ बी। अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करने वाले, क्यों नहीं करने वाले देखो बताते हैं। अरे कहाँ चला गया, रुक जाओ, देख लेते हैं। भी बताए थे हम, बताए थे हमको याद आ रहा है। कलर के बाद बताएंगे। नहीं तो बताए थे, नहीं बताए फिर से बता देंगे, और क्या, ही नहीं रहा। चलो हेलुसिनेशन हो रहा है। ठीक है, फिर से बता। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along द डायरेक्शन ऑफ बी। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं बताए थे, क्वेश्चन मतलब पढ़ाते टाइम एक्सप्लेन कर रहे होंगे, वही दिमाग में चल रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ बताए थे क्या। ठीक है, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए along द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो अभी पढ़ाते टाइम हम बताए थे कि जैसे मान लो इधर में वेक्टर बी है और इधर में वेक्टर ए है,
और इनके बीच में एंगल है थीटा। ए का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल में आएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। बेस है ना ये। तो ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो मेरे को यहाँ पे ए कॉस थीटा पूछा गया, क्यों पूछा गया? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। तो यही तो है, ए कॉस थीटा ही तो है कंपोनेंट ए का जो बी के अलोंग है। तो इस वजह से यहाँ से हम ए कॉस थीटा निकालना चाहेंगे, जो आएगा ए डॉट बी अपॉन बी। समझ गए? तो यहाँ पर यही मेरे को निकालना, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है, इसको वेक्टर में भी बाद में चेंज करेंगे, ठीक है? पढ़ाते टाइम बताए थे, अभी याद है मेरे को ढंग से। हाँ, पढ़ाते टाइम यही चीज कह रहे थे, वही लगा कि अरे क्वेश्चन तो बता दिए। तो यहाँ पे ए डॉट बी पहले निकाल लो। ए डॉट बी अगर यहाँ निकालोगे तो आई और आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जे और जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये आएगा √2। दैट मीन्स कि आ जाएगा 5/√2। तो ये 5/√2 एक मैग्नीट्यूड आया, वेक्टर नहीं आया। समझ गए? मेरे को वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि a cos थीटा जो है वो b के दिशा में है, तो a cos थीटा इज अलोंग b कैप। b कैप इज द डायरेक्शन ऑफ b। तो b कैप कैसे निकालेंगे? तो b कैप निकालने के लिए वेक्टर b को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर b यहाँ पे कितना है? आई कैप प्लस जे कैप, और उसका मैग्नीट्यूड है √2। तो यहाँ फॉर्मूला में सारा वैल्यूज रख दो। तो ए कॉस थीटा कितना आएगा? 5√2, और बी कैप कितना आएगा? आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो बचेगा 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। सो दिस इज अ वेक्टर। ये वेक्टर है, और ये किसके अलोंग है? ये ए का कंपोनेंट है जो कि बी के अलोंग है। तो ये पूरा डिटेल मेथड पढ़ाते टाइम ही हम प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर प्रोसेस नहीं समझ में आएगा तो ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए एक बार प्रोसेस भी देख लेना दोबारा से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लग रहा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब विथ एजेस ऑफ लेंथ ए। ये थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में, अगर तुम बना पा रहे हो तो खुद से बनाने का प्रयास करो। तुमको बोला है डायगोनल्स के बीच का एंगल बताना है, साइड यहाँ पे ए है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर कहीं पर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा दिया हुआ है, यहाँ से जो कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। यही हो जाएगा कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो दो वेक्टर पहले यहाँ निकालना पड़ेगा, और वो दोनों डायगोनल होना चाहिए। तो एक डायगोनल OG है और एक डायगोनल है CF। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं। इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0,0,0। अब मेरे को जाना है G तक, तो इसके लिए वाई एक्सिस में जाना पड़ेगा। ए ए जाना पड़ेगा वाई एक्सिस में यहाँ तक ए। फिर मेरे को जाना पड़ेगा जेड एक्सिस में, फिर मेरे को जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे। दैट मीन्स इधर ए, इधर ए, इधर ए। जी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए, सेम उसी तरह से अगर मेरे को सी से एफ जाना है तो पहले जाना पड़ेगा सी जाने के लिए एक्स एक्सिस में जाएंगे केवल। तो इसका सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0,0, और फिर मेरे को जाना है एफ पे। कहाँ जाना है? एफ पे जाना है। तो इधर गए हम, एफ पे जाने के लिए डायरेक्ट ओ से ई जाओ, ए जाओ, फिर ऊपर ए जाओ, एक्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो 0, A,A, वाई और जेड में जाने से हो जाएगा। इस तरह से हमने चारों के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। एक डायगोनल जो ओ से जी का है वो हो जाएगा, एक्चुअल में ये पोजीशन वेक्टर है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। और दूसरा है सी से एफ, सी से एफ। तो सी से एफ देखो, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसको तुमको पहले तुमको एफ को माइनस करना पड़ेगा, किससे? सी से, तब जाके तुम्हारा सी से एफ निकलेगा। तो 0 - A, माइनस ए, A - 0,
ए बचेगा, फिर ए माइनस जीरो ए बचेगा। तो ये दो वेक्टर आ गया, इसको मान लो वेक्टर बी, इसको मान लो वेक्टर ए। अब इसको सॉल्व कर दो। ए डॉट बी जब तुम करोगे यहाँ पे, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, आई आई कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर, जे जे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए स्क्वायर, के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो प्लस ए स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, ए डॉट बी यहाँ पे ए स्क्वायर आया। फिर ए का मैग्नीट्यूड निकालो, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर के हो जाएगा रूट थ्री ए। सेम उसी तरह से बी वेक्टर निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड भी वही होगा, सेम ही है सब कुछ, कोफिशिएंट तो सेम है ना, माइनस प्लस से क्या मतलब, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इसमें रख दो, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए स्क्वायर था, ए का मैग्नीट्यूड रूट थ्री ए, बी का मैग्नीट्यूड रूट थ्री ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई थ्री ए स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा 1/3, दैट मीन्स कि थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 1/। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द एंगल बिटवीन बोथ द डायगोनल्स। आई होप तुम ये मेथड समझ पाए होगे, अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा तो कमेंट करके जरूर पूछना। ओके, तो ये था हमारा पूरा स्केलर से लेके वेक्टर विथ बहुत सारा क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, सारा कुछ हम एक वीडियो में तुमको बता दिए। ओके।